अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 किया था ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 है नहीं, बोर्ड पे मैंने 16 किया था ना। फास्ट पेपर वाला तो आपने ज़बानी देखा था। फास्ट पेपर्स के एक क्वेश्चन आपने किया था शायद, और एक क्वेश्चन पे मैंने होमवर्क कहा था हस्बे तौफीक वाला, तो बस तौफीक पर ही बात रह गई। बोर्ड पे जो किया था मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 किया था। अल्टरनेटिवली बात का एक रिकैप, अगर ऑप्शन है दूसरी पार्टी के पास तो फिर देखना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज पता है या नहीं पता। अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज पता है तो ट्रांजैक्शन की टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी। जैसे अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 ही का डाटा देखें तो टोटल अमाउंट ट्रांजैक्शन क्या थी, 1200 शेयर शायद, 48 वाले ये था, 57,600 कुछ ऐसा लग रहा है। और लाइबिलिटी कंपोनेंट था कि अगर कैश ले लें तो 1000 शेयर्स इंटू 50 रुपये, 50,000, और बाकी इक्विटी कंपोनेंट हो गया। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 में किया था कि अगर जो गुड सर्विसेज ली जा रही हैं उनकी फेयर वैल्यू पता है तो ये वो अमाउंट है, कैश वाली ऑफर उसकी फेयर वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस इक्विटी पोर्शन। और अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता, अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता तो अगर इक्विटी ऑप्शन ही होती तो कितने की होती, तो इक्विटी सेटल की बेस पे कैलकुलेशन की, वो टोटल अमाउंट आ गई, लायबिलिटी पोर्शन माइनस बाकी इक्विटी। तो इस सवाल में टोटल सर्विसेज की वैल्यू नहीं पता थी, तो इसलिए इक्विटी वाली ऑफर की टोटल वैल्यू निकाली थी। ये किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 में। और ये किस दिन की कैलकुलेशन है, पहले दिन की। एक बार पहले दिन की फिगर निकाल के उसको तोड़ना पड़ेगा, एक बार ये दोनों फिगर्स तोड़ ली, फिर इनकी अकाउंटिंग इसकी कैश सेटल्ड की तरह और इसकी इक्विटी सेटल्ड की तरह। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 ना ऐसा आईएएस में कोई अलग से सिनेरियो ये लिखा नहीं था, लेकिन ये आईएएस की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, तो मैंने उस एग्जांपल को ही उठाया है। उसको अगर मैं कोई हेडिंग दूं तो मुझे इसमें ये हेडिंग लग रही है कि शुरू में ये कैश अल्टरनेटिव नहीं था, बाद में कैश अल्टरनेटिव ऐड कर दिया। ना ये बात एज सच मॉडिफिकेशन के पैराग्राफ्स में लिखी हुई है, ना अलग से कहीं पर ये पैराग्राफ है। बहरहाल आईएएस का एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में सवाल था, वो मैंने उठाया है। हेडिंग अगर इसकी बनाएं तो ये इक्विटी और कैश जो अल्टरनेटिव है शुरू में नहीं था, कुछ अरसे बाद कैश अल्टरनेटिव दिया। ये हो रहा है 17 के अंदर। पढ़ ले, मैं करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 पढ़िए, मैं करता हूं। हाँ जी, 10,000 शेयर्स की पर्ची दी और वेस्टिंग कंडीशंस क्या रखी, 3 साल की सर्विस। 3 साल के बाद एम्प्लॉय को 10,000 शेयर्स मिल जाएंगे। तो अभी है ये 3 साल की पर्ची 10,000 शेयर्स की, और इक्विटी सेटल्ड, या अभी ही उसको ऑफर थी कैश की, अभी ये इक्विटी सेटल्ड ही था। जब इक्विटी सेटल्ड ही था तो ईयर 1 और ईयर 2 में ऐसे ही चला। ईयर 1 में अच्छा, चूंकि एक ही एम्प्लॉई है और वही उतने ही शेयर्स हैं, तो वो क्लोजिंग बैलेंस निकाल के बैलेंसिंग करने की ऐसा जरूरत नहीं है। ईयर 1 में एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ग्रांटेड क्रेडिट, कितने एम्प्लॉय को शेयर्स दिए? पर्चियां 10,000 रुपए 33, क्योंकि ग्रांट डेट वाली फिगर। और साल कितने हैं? तो ये पहले साल की एंट्री हो गई 1/10। क्योंकि दूसरे साल के एंड के ऊपर उसको ऑप्शन दी है तो ईयर 2 भी ऐसे ही 1 साल गुजर जाएगा। अगर तो लोग कम ज्यादा हो रहे होते ना तो फिर तो हम वो क्लोजिंग बैलेंस निकाल के फिर बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस लेते हैं। एक ही बंदा 10,000 शेयर्स हैं तो इसलिए यही फिगर ईयर 2 में भी एक्सपेंस बन गया। ये बात मैंने भी ये बोली है कि इक्विटी सेटल्ड में क्या हर साल रुपए अपडेट कर रहे होते हैं? तो फिर क्यों क्लोजिंग निकाल के बैलेंसिंग फिगर ले रहे होते हैं? एम्प्लॉयज का डिफरेंस पड़ रहा होता है। इस सवाल में एक ही एम्प्लॉय है, 10,000 शेयर्स की पर्ची है, तो उस पर तो डिफरेंस ही नहीं पड़ना, इसलिए ये सेम फिगर दोनों साल में लिखी। ईयर 2 तक कोई एतराज। अब ईयर 2 के एंड पे जबकि कितना अर्सा रह गया है? 1 साल। अब उसको साथ एक कैश अल्टरनेटिव दे दिया। शुरू में नहीं था लेकिन अब ये चीज बन गई। शुरू में नहीं था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 में शुरू में ही था। अब 2 साल तो गुजरे हैं, अब जाके ये शक्ल बनी है। तो अब जब ये शक्ल बनी है तो हमें इसमें तोड़ना तो पड़ेगा लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट, क्योंकि उसको ऑप्शन दे दी है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि ये मैं कौन से रुपए लूं? ये ईयर 2 के एंड वाले, क्योंकि अब लायबिलिटी कंपोनेंट क्रिएट होने लगा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 में पहले दिन ही ये मामला एग्रीड था, तो इसलिए हमने टोटल अमाउंट ली थी, उसमें से लायबिलिटी वाली फिगर माइनस की तो बाकी इक्विटी। अब 2 साल गुजरने के बाद हमने ऑफर की है तो इक्विटी पोर्शन तो बैलेंसिंग करके ही बनने लगा है, वो तो बैलेंस करके ही निकलता है। लेकिन लायबिलिटी कंपोनेंट के लिए अब रुपए कौन से वाले लेने हैं? ईयर 2 के एंड वाले। पहले दिन वाले क्यों नहीं? क्योंकि तब था नहीं। ईयर 2 के एंड पे उसको कैश अल्टरनेटिव की ऑफर, जाग रहे हैं? ईयर 2 के एंड पे उसको कैश अल्टरनेटिव की ऑफर कर रहे हैं, तो फिर ईयर 2 के एंड वाले रुपए लेने हैं। तो अब ये जो 2 साल हो गया सो हो गया। वो काम शुरू में नहीं कर सके थे क्योंकि तब शुरू में ये था ही नहीं, अब कर लेते हैं। कैसे तरीका है? टोटल अमाउंट कैसे निकालें इक्विटी सेटल्ड को सोच के? तो वो तो यही था, 10,000 शेयर्स इंटू 33 रुपए। इसमें से लायबिलिटी कंपोनेंट निकालूं। फर्क सिर्फ इतना पड़ने लगा है कि रुपए पहले दिन वाले नहीं, अब दूसरे साल के एंड वाले। कैश अल्टरनेटिव क्या दिया उसको? 10,000 शेयर्स के बदले वो कैश ले ले। 22 के 25, अभी तो 25 है ना। हमने तो उस वक्त की वैल्यू लेनी है जब लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसको फिर हर साल अपडेट करते जाना होता है। अभी थोड़ी 22 है, अभी तो 25 है। 250 80,000। यहां तक एतराज बताएं तो फिर मैं ईयर 2 की एंट्री करता हूं। कोई अगर एतराज है तो पूछे। 33 क्या? हाँ, क्यों? इक्विटी सेटल में तो पुरानी अमाउंट चलती है ना, पहले दिन वाली, तो वो तो 33 है। वो तो लायबिलिटी अब बनने लगी है। अच्छा, इसमें आप क्या पूछे? करता हूं। मुझे क्वेश्चन नहीं याद है लेकिन पीछे ही ना शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 था शायद, ये पिछली क्लासेस में कहीं सॉल्व किया था। अगर आप नोट करते हैं तो अपने रजिस्टर में देखिए, अगर सॉल्यूशन नोट करते हैं तो एक सवाल कराया था मैंने, बोर्ड पे इनफैक्ट किया था कि कैश सेटल चलते चलते बीच में इक्विटी बन गई थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे लगता है 14 था। कैश सेटल था और 2 साल गुजरने के बाद उसको मॉडिफाई करके इक्विटी सेटल बना दिया था। कहीं सॉल्यूशन मिलता है तो मैं बात करूंगा। 14 है ना। 2 साल गुजरने के बाद उस कैश सेटल्ड को इक्विटी सेटल्ड बना दिया था। क्या अकाउंटिंग की थी उसकी? लायबिलिटी डेबिट की थी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट कर दिया था। अच्छा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कितने से क्रेडिट किया था? अमाउंट टोटल निकाली थी लेकिन उसको 2/3 किया था। 2/4 क्यों 2/4 किया था? क्योंकि 2 साल गुजरने के बाद अब हम फौरन इक्विटी बना रहे थे, तो अब भी 3 में से 2 साल गुजरने के बाद हम लायबिलिटी बनाने लगे, तो पूरी 2.5 लाख बना लें। 3 में से 2 साल गुजरने के बाद अब फौरन के फौरन लायबिलिटी क्रिएट करने लगे। 3 में से 2 साल गुजरने के बाद अब फौरन लायबिलिटी क्रिएट करने लगे। 2/3
क्योंकि अभी इस वक्त की पोजीशन क्या है कि 3 में से 2 गुजर गए हुए हैं, या अभी 2 और गुजरने हैं। तो 1/3 तो तब करते हैं अगर 1 गुजरा होता, तो 2 गुजर गए हैं। तो जिस तरह वहां पर हम इक्विटी में ले गए थे लायबिलिटी से निकाल के, अब क्या करें, अब इक्विटी से निकाल के लायबिलिटी में ले जाते हैं। उस सवाल में भी जो इक्विटी की अमाउंट 2/4 की थी, वो गुजरे हुए 2 थे क्या आने वाले 2 थे? वो गुजरे हुए 2 थे। टू द एक्सटेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड टू डेट। तो अब हम लायबिलिटी बना रहे हैं इक्विटी से निकाल के, तो क्या एंट्री करें? इक्विटी से निकाल देते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। और लायबिलिटी कितने से क्रेडिट? 2.5 लाख इंटू 2/3। किसको? इमीडिएटली क्या मतलब? ये जो एक्स्ट्रा कैश की कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कब कर रहे हैं? एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं जी? 166 फिर से 66। तो ये उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 का एक समझ लें उलट है कि उसमें कैश चल रहा था, उसको खत्म करके इक्विटी बना दिया था। अब हम खत्म करके तो लायबिलिटी नहीं बना रहे, लेकिन बहरहाल एक पोर्शन लायबिलिटी का बनने लगा। तो चूंकि अभी के अभी हम लायबिलिटी क्रिएट करने लगे हैं, तो 2 गुजर गए हैं, इसलिए फौरन 2/3। अच्छा, लायबिलिटी तो अब आई है, फिर मैं 2/3 क्यों कर रहा हूं? 2 सालों की, क्योंकि हम तोड़ भी तो टोटल अमाउंट में से रहे हैं। हम कौन से जो बाकी रह गया उसमें से लायबिलिटी बना रहे हैं। ये 330 क्या है? टोटल 3 साल का। तो हम उसमें से देख रहे हैं कितना लायबिलिटी पोर्शन है। तो ये चूंकि टोटल 3 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 2 गुजर जाने की वजह से 2/3। अब ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 2 तक तो ये मैंने एडजस्टमेंट कर लिया। ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 और गुजरेगा तो इक्विटी और एक्सपेंस बन जाएगी। इक्विटी कितनी और एक्सपेंस बना दो? 1 साल और गुजरेगा ना। देखिए, जब हमने दोनों कंपोनेंट्स तोड़ लिए होते हैं, तो लायबिलिटी पे आगे कैश सेटल वाले रूल लगाते हैं, इक्विटी पे आगे इक्विटी सेटल वाले लगाते हैं। तो इक्विटी पे लगाए ना 1 साल और का आगे, तो इक्विटी पे 1 साल का और रूल लगा लेते हैं। और चूंकि है ही आखिरी साल, तो बस जो रह गया है वो एक्सपेंस बना लेते हैं। नहीं पूरे 80 नहीं, जी आखिरी साल है, बस जो रह गया बना लेते हैं। तो कितना रह गया? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड टोटल 80 होना है। अभी इस वक्त कितना कितना है चेक कर लेते हैं। 110 110 220 हो गया, ये डेबिट हो गया। 53 इस वक्त आ रहा है, 80 तक पहुंचना है। तो बाकी और एक्सपेंस बना लेते हैं। 26667। ये शक्लों से अंदाजा हो रहा है कि काफी नहीं समझ आ रहा वो कह रहा है। टोटल इक्विटी पहुंचानी है 80 तक। बल्कि आप इसको ऐसे कह लें कि जिस तरह से हम वो अकाउंट बना के देखते थे वो बताता हूं। जिस तरह से अकाउंट बना के चल रहे थे ना वो बताता हूं। ईयर 1 में सीडी बनाया था 110 और 110 एक्सपेंस बना दिया था। फिर ईयर 2 में ये बीडी था 110 और 110 का और एक्सपेंस बनाया था और साथ डेबिट भी कर दिया था 166667। तो सीडी देखिए क्या आ रहा था, इतना बीडी था, इतना और एक्सपेंस बनाया था और ये डेबिट कर दिया था नीला वाला 533 फिर 33 ये था। अब ईयर 3 में बीडी आ रहा है ये, और अब फाइनली सेटलमेंट के टाइम हमने इसको 80 तक पहुंचाना है। तो और एक्सपेंस बन जाएगा एक और 6 नहीं, ये इक्विटी वाला पोर्शन और एक्सपेंस बन गया। और कैश सेटल में क्या होता है? अपडेट करना होता है, अपडेट। तो लायबिलिटी में भी इस तरह का ये अकाउंट सिखाया था आपको। पहले इतने पे गौर करें, फिर मैं उधर जाके लायबिलिटी बनाता हूँ। 80 को 3 पे तो तब डिवाइड करते हैं ना, अगर स्मूथली 80 को 3 साल पे चलाना होता। चेक नहीं की मैंने, यही आ रही है, यही आ रही है। हाँ ये इसलिए आ गई, 80 को 3 पे डिवाइड करके ये इसलिए आ गई क्योंकि 2 साल में जो ज्यादा एक्सपेंस बना हुआ था उसको हमने रिवर्स करके एडजस्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो 80 को 3 पे डिवाइड करके भी यही फिगर आ जानी है।
गर्मी गर्मी लग रही है। हाँ जी, अच्छा IFRS 2 मैंने एंड कर दिया है और अभी इसकी पास पेपर्स के दो सवाल दो तीन सोचे मैंने और वो कराता हूँ। लेकिन ये सारी एग्जाम प्रैक्टिस और ये सब ये यार तब फायदे में है अगर आप घर जाके कुछ पढ़ते भी हो। बेशक आपके अटैम्प्ट 1.5 साल बाद है, 2 साल बाद है, किसी की चलो किसी की 2 महीने बाद भी है, लेकिन है तो क्लास का हिस्सा ना। तो मुझे कुछ शक्लों के ऊपर सवालिया निशान नजर आ रहे होते हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि अब आपके चेहरों पे वो जो बमों का मूव होना है, ऐसे ऐसे जो आप एक्सप्रेशन बनने चाहिए, मुझे नहीं नजर आ रहे होते। जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर सवाल आना चाहिए था वो नहीं आ रहा होता। ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि अपने आप को बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किसको बताता हूँ, नहीं बता तो दिया था। नहीं, आपने लायबिलिटी 2/3 कहा था कि इक्विटी नहीं, आपने वो 2.5 लाख का 2/3 कहा था या अच्छा इक्विटी वाले को आपने कहा था। देखो हम ना ये करते हैं कि हर साल के एंड पे CD बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस करके एक्सपेंस बनाते हैं। वजह इसकी ये होती है कि हमने इक्विटी वाले मामले में रुपए तो अपडेट नहीं करने होते, लेकिन नंबर ऑफ लोग चेंज हो रहे होते हैं। उसकी वजह से हर साल हमें नए अपडेटेड एस्टीमेट के ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसलिए फिर हम लोग 1/3, 2/3, 3/3 करते हैं। अब एक ही बंदा है, वही 10,000 पर्चियां उसके पास, तो नंबर ऑफ पर्चियां तो चेंज नहीं होनी, नंबर ऑफ बंदे चेंज नहीं होने, तो इसलिए रुपए भी चेंज नहीं होने, तो हर साल 1/10 1/10 1/10 ही रहना है। तो इसलिए ईयर 1 वाले को ही एज इट इज 1/10 दोबारा लिख लिया था। लायबिलिटी की जैसे वर्किंग करते हैं, इसको तो खैर क्रिएट ही ईयर 2 के एंड पे किया था, तो मैं ईयर 3 ही चला लेता हूँ। 166,667 और सेटलमेंट पे क्या रखना है 10,000 इंटू 22 220, तो मजीद एक्सपेंस आ जाएगा 5333। तो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और ये लायबिलिटी क्रेडिट। ये जी अब चूंकि सेटलमेंट डेट पे क्या हुआ उसके बारे में कुछ कहा नहीं, तो बस इतना ही पूछा है हमसे। इसके आगे क्या हुआ वो जब बताया नहीं तो फिर उसकी अकाउंटिंग भी नहीं पूछी। यहां तक बताइए जी सवाल जो आप पूछना चाहें। अच्छा, इसको अगर नोट कर रहे हैं तो फिर पूरी वर्किंग नोट करना, क्योंकि पीछे सोल्यूशन में मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ये तो आपको सारे मैंने टी अकाउंट ही चला दिए थे ना, तो इसलिए मैंने टी अकाउंट की शक्ल में बना दिया। पीछे थोड़े डिफरेंट तरीके से वर्किंग की हुई है, तो वो नोट अगर कर ही रहे हैं तो फिर कर लें सारी नोट। चलें जी, चैप्टर में आ जाएं, पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में। पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में आ जाइए। हैं? ये उसमें मल्टीपल वाले में अभी रिसेंटली भी आया है, वो भी कराता हूँ। वो भी मल्टीपल स्टैंडर्ड वाले में आया था। जी जी, काउंटर पार्टी के पास चॉइस है, उसमें इसने एक चॉइस ऑफ की होती है, दूसरी ऑफ की होती है, यानी कुछ लोगों ने एक वो ज़बानी मैंने किसी ने पूछा था तो जवाब दिया था। क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन वो उतने बंदों के लिए वो वाली अकाउंटिंग, बाकी बंदों के लिए दूसरी वाली अकाउंटिंग हो जाएगी। पास्ट पेपर वाले सेक्शन में आए और क्वेश्चन 7 पढ़ लें। पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में आइए और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें।
पास्ट पेपर वाले सेक्शन में क्वेश्चन 7। हाँ जी, पढ़ लिया। डिस्कस। अब डिस्कस करने को जो चीज कही हो तो सवाल में जो जो कुछ है वो अपनी अंग्रेजी में समझाना है दूसरे को। जो कैलकुलेशन की जा सकती है वो कैलकुलेशन करने के बाद उसकी तशरीह कर देनी है। चलें, डिस्कस तो बाद में आते हैं, पहले इसकी कैलकुलेशन तो देखें। ये क्या है जो अब तक IFRS 2 पढ़ा, उसमें से क्या है ये? काउंटर पार्टी हैज ऑप्शन कि एंटिटी हैज ऑप्शन? वो तो कह रहे हैं CL हैज द ऑप्शन। हाँ, तो CL काउंटर पार्टी है, हम ZL हैं, तो इसलिए दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो हमसे वो शेयर्स ले ले या फिर कैश ले ले। तो ये यही जो अभी डिस्कशन हो रही थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 जो डिस्कस हो रहा था। लेकिन ये केस गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता हो या ना पता हो? पता है। क्या खरीदा है? लैंड खरीदी है जिसकी फेयर वैल्यू 230 है, तो गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता है। जब फेयर वैल्यू पता, ये मिटा दो, नोटेड सारा। आ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। जल्दी जल्दी यार, चल जाए। नहीं रह गए। तो इसमें टोटल अमाउंट को तोड़ना है। टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या निकलेगी? इक्विटी सेटल्ड वाले की टोटल अमाउंट है, इक्विटी सेटल्ड वाले की नहीं, गुड सर्विसेज की पता है फेयर वैल्यू, तो वो पता है 230 है। लायबिलिटी पोर्शन कितना? लायबिलिटी पोर्शन का तरीका होता है कि वो जो कैश सेटल्ड वाला पोर्शन है वो कितना। तो कैश सेटल्ड वाला पोर्शन है 70,000 शेयर्स के बराबर पैसे। कौन सी वाली फिगर लूं? पैसे तो 28 फरवरी को देने हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन पहले दिन कर रहे हैं, उसके बाद अपडेट किया करेंगे। तो कैलकुलेशन तो पहले दिन है, इसलिए 1 अक्टूबर। तो अमाउंट शेयर्स कितने हैं? 70,000 इंटू 3,000, तो ये बन गया 210। तो इक्विटी पोर्शन आ गया 20। ये तो हो गया वाकया 1 अक्टूबर का। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है कि ऊपर जो कुछ भी है 31 दिसंबर 17 में क्या क्या होना है वो बता दें। तो क्या क्या होना है बस यहां पर खत्म। अब इसी की इंग्लिश बता दें कि टोटल 230 में से 210 माइनस करने तो इक्विटी आ जाएगा। 31 दिसंबर तक भी पहुंचाना है, तो 31 दिसंबर तक कैसे पहुंचाएं कि जो इक्विटी वाला कंपोनेंट निकला है उसको भी 3 महीने का एक्सपेंस बनाना है। और वेस्टिंग पीरियड कितना नहीं है? अरे वेस्टिंग पीरियड ही नहीं है। वेस्टिंग पीरियड तो तब होता जब उसको कोई शर्तें लगाई होती कि इतने अरसे तक सर्विस कर दो, तो इसमें है ऐसी कोई शर्तें? तो फिर वेस्टिंग पीरियड वाला तो मामला इसमें नहीं है। तो क्या डिस्कशन बनी इसमें? इक्विटी वाले पोर्शन का क्या करें? हाँ जी, हाँ जी बताएं। इक्विटी पोर्शन को क्या करें? फॉरेन एक्सपेंस बना लें। बस यही सुनना था मैंने। फॉरेन एक्सपेंस बना लें, फॉरेन एक्सपेंस बना लें। वेस्ट इमीडिएटली है, वेस्टिंग कंडीशन है इमीडिएटली। तो ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है 20, ये फॉरेन एक्सपेंस बना लें। और क्या करूं? मुझे बात ही समझिए। नहीं 20 मिलियन तो निकल आया। अब इसको वेस्टिंग पीरियड पे एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी क्रेडिट करो।
तो फिर क्या है? कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं? भाई लैंड खरीदी है तो एक्सपेंस नहीं बना लेंगे इसको। यही जो इसी वक्त वैल्यूज तोड़ी है ना, मैं आपको एंट्री करके दिखा दूं। एंट्रीज मांगी नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लैंड डेबिट 230, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट 20, लाइबिलिटी क्रेडिट 210। तो एक्सपेंस तो नहीं है, लैंड बन गई। अब आगे 31 दिसंबर 17 पे क्या होगा? लाइबिलिटी को अपडेट करना है, इक्विटी को अपडेट नहीं करना, लाइबिलिटी को अपडेट करना है। तो अब ईयर एंड पे जाके लाइबिलिटी अपडेट होगी और वो इस तरह से होगी कि अभी इस वक्त लाइबिलिटी हमने क्रिएट की है 210 से, और सीडी कितना रखना है? 70,000 शेयर्स इंटू अब क्या 31 दिसंबर वाले प्राइस 2900 इंटू 1/3 इंटू 3/12। नहीं, टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी लैंड हो गई है डेबिट। टाइम पीरियड तो तब आता जब ओवर द पीरियड हमने उसको रिकॉर्ड करना होता। तो ये बन जाएगा 20, तो 7 मिलियन का हम यहां पर लाइबिलिटी डेबिट और P&L क्रेडिट। लाइबिलिटी कम हुई, गेन बन जाएगा ये। तो इसकी डिस्कशन आप तभी कर सकेंगे जब सारी कैलकुलेशन फैला लेंगे। अब इसकी डिस्कशन ये बनेगी कि हम इनिशियली लैंड 230 से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि लैंड की फेयर वैल्यू पता है, तो लैंड की फेयर वैल्यू को प्रेफर किया जाना है और उसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, लाइबिलिटी और इक्विटी एज फॉलोज। वो तोड़ के दिखा दिया। फिर अब हम कहेंगे जी लाइबिलिटी को सेटलमेंट तक क्योंकि अपडेट करना होता है तो ईयर एंड पे जाके इसको अपडेट करेंगे एज फॉलोज, ये बना के दिखा देंगे। और इसको बनाने के बाद कहेंगे कि एज अ रिजल्ट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में 203 पे रिपोर्ट हो जाएगी और 7 मिलियन P&L में एक क्रेडिट या एक गेन आ जाएगा। ये है डिस्कशन। 4 नंबर थोड़े, ये तो जो 48 पे फेल होता है उसको कीमत पता होगी। 4 नंबर नहीं, थोड़े नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन अगर मेहनत के हिसाब से आप देखेंगे कई सवाल ऐसे हैं जो 150 नंबर के होने चाहिए थे लेकिन 25 नंबर के हैं। तो इसलिए पेपर लेंथी होता है। C51 का पेपर लेंथी होता है। कोई जी ओके चलें इसको, ये पीछे मैंने आइटम का सोल्यूशन ही कॉपी किया हुआ, जस्ट एक पैराग्राफ ही है, इस तरह से नहीं है। ये मैंने अब आपको बताते बताते तोड़ के दिखाया, तो नोट करना हो तो जरूर कर लें। पीछे बस डिस्कशन ही है और बस वो अंग्रेजी में सब बताया हुआ है। तो आप अपने डिस्कशन के अंदर ही कैलकुलेशन दिखाएं, कहें एज फॉलोज होगा तो कैलकुलेशन करके दिखा दें। इस सवाल की डिस्कशन रिपीट कर रहा हूं, आपसे कहा है डिस्कस करते हैं जो भी ऊपर है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंडिंग 31 दिसंबर 17। तो आप अपनी डिस्कशन यहां से शुरू करेंगे कि लैंड एक्वायर की है और लैंड की फेयर वैल्यू पता है, इसलिए लैंड को उसकी फेयर वैल्यू 230 पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में तोड़ेंगे। और अभी सारे स्टैंडर्ड्स की ना आप जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं अंग्रेजियां याद भी करनी है ताकि आप इस चीज का जिक्र कर सकें कि लैंड की फेयर वैल्यू पता है और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है, इसलिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रीट होगा और 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पार्टी के पास ऑप्शन है। तो ये आप बताएंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको पता है। तो डिस्कशन में ये बात आएगी कि लैंड की फेयर वैल्यू पता है, लैंड उस पर रिकॉर्ड होगी, और चूंकि काउंटर पार्टी के पास ऑप्शन है इसलिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट में तोड़ा जाएगा एज फॉलोज। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। फिर लायबिलिटी वाली बात के बारे में वो अंग्रेजी बताएंगे। और ये 5 नंबर मुनासिब है इसके लिए, 4 5 कितने 4, ये मुनासिब है। नोट करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी करें यार, प्रैक्टिस काफ़ी सारी करके तो मैं इसको क्लोज करूँगा। जी डन, नोटेड। चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। अभी इस वक्त पिछले को 3-4 अटैम्प्ट्स की अगर बात करें तो ज़्यादा जो रुझान है वो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स टेस्ट करना है। नहीं डिस्कशन नहीं, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग, यानी एक 20-25 नंबर का सवाल होगा, 4-4 5-5 नंबर के उसमें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के पार्ट होंगे। और उनकी डिस्कशन भी करने को कहा जा सकता है और SOFP और SOC के CI के एक्सट्रैक्ट्स भी मांगे जा सकते हैं।
हाँ जी, अच्छा इसमें अब आपसे कैलकुलेट करने को कहा है, लेकिन अंग्रेजी भी मांगी है। कैलकुलेट दी अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन इन 2014 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी, चारों साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा। इन अदर वर्ड्स आप कह लेंगे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एसओसीआई मांगे हैं चारों साल के, एंड एक्सप्लेन कि जो किया है वो नकल की है या कुछ पता भी है क्या किया है, तो उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले एक बार फिगर्स सामने आ जाए, फिर उन फिगर्स को देखिए उसकी तशरीह कर लेते होते हैं। पहले फिगर्स निकालते हैं। अब हो क्या रहा है, 1 जनवरी 14 करोला वालों ने अपने 5 एम्प्लॉइज में 50 में से हर एक को कितनी ऑप्शंस दी? हाँ जी, अभी तादाद नहीं बताई, वो 0.3 में है, 0.2 में है। क्या टर्म्स तय हुई? टर्म्स ये तय हुई कि एक तो 3 साल नौकरी पूरी करनी है और शेयर प्राइस को 1500 रुपए तक पहुंचाना है। ये क्या कंडीशन होती है? मार्केट कंडीशन। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पर्चियों की फेयर वैल्यू निकालने में है जो आपको दी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनको साथ ये भी कहा कि अगर तो इन टोटल 3 साल का एवरेज जीपी, एवरेज यानी तीनों साल की कैलकुलेशन करें। पहला साल गुजरा होगा तो पहले साल का जीपी, दूसरे साल गुजरा होगा दोनों का एवरेज कर लें, 3 साल गुजर जाएंगे तो तीनों का एवरेज कर लें। तो अगर एवरेज जीपी पर ईयर 900 मिलियन या उससे ज्यादा 900 मिलियन तक हुआ, 900 मिलियन हुआ तो हर एक को 4-4 हजार ऑप्शंस मिलेंगे, और अगर वो 1000 से ऊपर टॉप गया तो फिर 6-6 हजार ऑप्शन मिलेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 की अंग्रेजी से रिलेटेड कोई एतराज है तो बताएं, क्योंकि उसके बाद तो फिर मॉडिफिकेशन पे जा रही है बात। पहले ओरिजिनल वाली बात देख लीजिए अगर ना समझ आई हो तो। मॉडिफिकेशन हो रही है 16 में, यानी 14 और 15 2 साल नॉर्मल गुजरे, 16 में आके मॉडिफिकेशन हो रही है। इनिशियली वेस्टिंग पीरियड कितना था? 3 साल। 16 में मॉडिफिकेशन ये की कि एक्सरसाइज प्राइस कर दी रिड्यूस, तो एम्प्लॉय खुश होगा। और लेकिन चूंकि उनको एक फेवर दी तो साथ एक कंडीशन ये लगा दी कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल बढ़ा दिया, नहीं तो अब वो नाराज हो जाएगा। नहीं, अब उसको एक ऑफर एक्स्ट्रा दी है तो उसके लिए तो काम मांगेंगे उससे। तो ये मैंने आपको मॉडिफिकेशन में एक चीज़ पढ़ाई थी, 2 टेबल कॉलम बने हुए थे कि वेस्टिंग पीरियड के दौरान या बाद अगर मजीद इंक्रीज कर दिया जाए तो हमने उस रिमेनिंग को सामने रखना है। और चूंकि एम्प्लॉय खुश हो रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वाले को एज इट इज चलाते हैं और जो मॉडिफिकेशन है उसको फिर रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं। तो ओरिजिनल वाला वैसे ही चलता रहेगा, नया वाला जो एडिशन है वो रिमेनिंग पे होगा। ये इन 3 पॉइंट्स
की समरी है और कैलकुलेशंस पे आता हूं तो इन सारी फिगर्स को इस्तेमाल कर लेता हूं। चलें कैलकुलेशंस करते हैं। ये कर रहा हूं मैं सवाल दिसंबर 18। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी मांगे हैं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई मांगी हैं और उनकी अंग्रेजी मांगी है। तो हमारे सोल्यूशन के स्टार्ट पे ही फेस पे ही एक्सट्रैक्ट्स आ जाए, फिर नीचे उसकी अंग्रेजी आ जाए, क्योंकि आप ना खुद अंग्रेजी तब लिखेंगे जब सामने फिगर्स होंगी, क्योंकि अंग्रेजी में क्या लिखना है, फिगर्स जो किए हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप सारा फिगर वर्क पूरा करेंगे, फिर सारी उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। देखें, अगर तो सवाल पे इतना कंट्रोल है कि आपको पता है कि 2-3 ही कैलकुलेशन है, बाकी सारी डिस्कशन है, तो फिर तो आप डिस्कशन करते जाएं, साथ साथ एज फॉलोज कह के कैलकुलेशन कर लें। लेकिन अगर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन सारी बना लें और फिर उनको रेफर कर करके उनकी अंग्रेजी लिख लें। कैलकुलेशन बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी और 2014 भी मांगा है, 2015 भी मांगा है, 2016 भी और 2017 भी। तो एसओएफपी में क्या आएगा? अच्छा, ये तो रही गई बात, इक्विटी सेटल्ड है कि कैश सेटल्ड है, क्योंकि सवाल कैसे सॉल्व करना है पता तो कि इक्विटी सेटल्ड है कि कैश सेटल्ड है। तो इक्विटी सेटल्ड है, क्योंकि शेयर ऑप्शंस की बात हो रही है तो इसलिए इक्विटी सेटल्ड है। अच्छा, अब चूंकि इक्विटी सेटल्ड है तो फिर ये भी देखना होता है कि मैं एक बार सारे आईएएस की कोई चीज समझी बताता हूं। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि गुड सर्विसेज ले रहे हैं एम्प्लॉय से भी, अदर से भी, और उसके बदले में या तो इक्विटी सेटल्ड होता है, कैश सेटल्ड होता है। गुड सर्विसेज मिलती हैं तो प्लांट या एसेट या एक्सपेंस डेबिट, कैश सेटल्ड है तो लायबिलिटी क्रेडिट, इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी का कोई अकाउंट क्रेडिट। फिर इक्विटी सेटल्ड की डिटेल पड़ी थी। इक्विटी सेटल्ड में अगर तो वेस्ट इमीडिएटली है तो फॉरेन एंट्री, और अगर ओवर द पीरियड है तो वेस्टिंग पीरियड पे। अमाउंट की हद तक ये बात की थी कि अगर तो गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता है तो फिर वो एंट्री की अमाउंट है, अगर नहीं पता तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू कब की, अगर एम्प्लॉय की सर्विस है तो ग्रांट डेट, और बाकी गुड सर्विसेज हैं तो उन गुड सर्विसेज की डेट। और अगर वो भी नहीं है तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि सिर्फ शेयर ऑप्शंस वाले सवाल में ही हो सकता है। तो अगर सवाल में शेयर ऑप्शंस आ जाएं तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं लगने लगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं लगने लगी इसमें, क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शंस की फेयर वैल्यूज बता दी हैं, इसलिए नहीं लगने लगा इंट्रिंसिक वैल्यू। वरना जब भी शेयर ऑप्शंस वाला सवाल होगा तो इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू वाला मेथड हो सकता है, इसमें नहीं है क्योंकि ऑप्शंस की फेयर वैल्यू पता है। तो इक्विटी सेटल्ड है और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस पता है। तो 2014 और 15 तक तो सब सही चल रहा था, 16 में मॉडिफिकेशन हुई है। तो पहले 14 और 15 तो करें ना। 2000 इक्विटी की हेडिंग में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, बल्कि अगर सिर्फ इक्विटी भी वर्ड लिख लें तो काफी है। वो तो एंट्री में मैंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का नाम ले दिया, वरना आप सिर्फ इक्विटी लिख दें एनफ। 2014 के लिए जी 2014। अच्छा, बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग ही निकाल रहा हूं। हाँ जी, 2014 में कितने लोग? टेबल समझें जरा। टेबल में जो अंग्रेजी का कॉलम है, अंग्रेजी का जो सारी लाइनें लिखी हुई हैं, उसके बाद 1 जनवरी 14 की डेट की इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है? ग्रांट डेट की वैल्यूज के लिए। अब हम खड़े हैं 31 दिसंबर 14, तो वो जो अगले चारों कॉलम हैं उन चारों के ऊपर 31 दिसंबर की डेट है। तो 31 दिसंबर 14, 47 तो उस दिन वैसे ही मौजूद थे और मजीद 8 छोड़ने थे। ये 8 छोड़ने के बाद 47 नहीं है। पहले दिन 50 थे, 3 छोड़ गए, ईयर 1 के एंड पे यानी 2014 के एंड पे 47 थे और 8 मजीद एग्जेक्टिव एक्सपेक्टेड टू लीव ड्यूरिंग रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। तो अल्टीमेटली कामयाब कितने होंगे? 47 माइनस 8। इतने एग्जेक्टिव हैं जो एंड पे कामयाब होंगे। इनटू हर एक को कितनी शेयर ऑप्शंस पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। 2014 में जीपी कितना कमाया? 940। चूंकि अभी था ही सिर्फ 1 साल गुजरा तो एवरेज जीपी कितना? वही 940। तो ये 4000 वाले के लिए क्वालिफाई करेगा कि 6000 वाले के लिए? 4000 वाले के लिए। तो इंटू 4000
रुपए 580 ग्रांट डेट वाले। तो ग्रांट डेट पे इन फेयर वैल्यूज की क्या वैल्यू थी, 600 या 1400? हम शेयर ऑप्शंस का सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 600, तो ग्रांट डेट वाली पे तो इंटू 600 रुपए इंटू 1/3, ये 2014 कितना बन, ये मिलियन है जी, कितना जी, 31.2। 2014 31 दिसंबर 2014 पे खड़े हैं। इस लाल लाल कैलकुलेशन में बताइए कोई एतराज, कोई बात जो समझ ना आई हो। 4000 कैसे, अभी गुजरा ही सिर्फ 14 था, तो जो उस साल में जीपी कमाया वही एवरेज है, वो 900 से ऊपर है लेकिन 1000 से नीचे है, तो इसलिए 4000। 2015 आ गया जी। 2015 के एंड पे एक्चुअली लोग कितने मौजूद हैं, 44, लेकिन 44 में से मजीद छोड़ जाएंगे 4 इंटू 4000। नहीं, अभी ज़बानी नहीं बता सकते। 2014 था जब, तो एवरेज जीपी था 940। जब 2015 पे पहुंचे तो 940 प्लस 820 डिवाइडेड बाय 2 8, तो अब ये 900 से नीचे हो गया। तो अब जब 900 से नीचे चला गया तो 4000 भी नहीं, 0। आगे भर देता हूं मैं जगह, वरना तो 0 ही हो जाना इसने। वैसे इखलाकन भर दी चीजें आगे, अदरवाइज तो सारा 0 हो जाना है, 0। क्योंकि हमारी ये फिगर अपडेट नहीं होती, ये 1/3 2/3 3/3 होता रहेगा, ये लोग अपडेट होते रहेंगे, और इंस्ट्रूमेंट्स कितने, ये टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो ईयर 2 के अंदर अब टर्म्स बता रही हैं कि कख भी नहीं मिलना, तो 0। हाँ। नहीं, हम टर्म्स तो चेंज नहीं कर रहे, ये तो उन लोगों के पास होने ना होने के चांसेस हैं जो चेंज हो रहे हैं। टर्म्स चेंज करेगा तो मॉडिफिकेशन है। 2015 2016 में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, उससे पहले 14-15 में कुछ सवाल है तो पूछें। चले 2016 मॉडिफिकेशन करते हैं, चूंकि एम्प्लॉय को खुश कर जी। क्या 940 14 में लिखा। अच्छा हाँ, अच्छा सॉरी ये गलती हो गई मुझसे जी। एक ईयर 2 में गलती हो गई, प्लस 820 डिवाइड बाई 3 860। हाँ जी सॉरी, एक चीज मिस होगी। 2014 के अंदर मैंने सिर्फ 940 इसलिए लिख लिया क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि जितना करंट ईयर का प्रॉफिट होगा अगले ईयर में भी उतने की उम्मीद रखें। तो 14 में भी 940, 15 में भी 940, 16 में भी 940, तो फिर एवरेज भी 940, इसलिए इसको इस शक्ल में नहीं लिखा। अब हम जब 2015 गुजार चुके तो ये भी एक्चुअल पता, ये भी एक्चुअल पता, 16 में भी इतना ही होगा, तो इसलिए एवरेज किया है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वही पॉइंट मिस कर गया था मैं। 2015 तक जी, 2000 क्या नहीं, दूसरा कहां से आया। हम जिस साल के भी एंड पे खड़े होंगे, ये एम्प्लॉइज क्या सोच के लिख रहे होंगे कि एंड क्या होगा। तो ये जो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी हम एंड को ही सोच के लिख रहे होंगे। तो हमें 2015 गुजर जाने के बाद 14 और 15 का तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया, लेकिन पूरे 3 साल में क्या एवरेज प्रॉफिट 900 क्रॉस करेगा कि नहीं, उसके लिए तो 16 का प्रॉफिट भी चाहिए। तो सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि जिस साल में हम खड़े होंगे उस साल में जो जीपी कमाया होगा, समझे अगले साल भी उतना ही होगा। हाँ हम वेस्टिंग पीरियड 3 साल का जीपी देख रहे हैं कि क्या ये क्वालिफाई भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 साल का जीपी निकालना है। 2014 में मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि 2014 में 940 था, तो हमें उम्मीद है कि 15 में भी इतना ही होगा, 16 में भी इतना ही होगा, तो एवरेज 940 ही रहना है। लेकिन 15 में ये 2 फिगर्स एक्चुअल आने के बाद तीसरी फिगर यही सेम अज्यूम की और फिर एवरेज की।
अब जब 16 में आएंगे तो 16 में तीनों फिगर्स एक्चुअल आ चुकी हैं, 940 प्लस 820 प्लस 12 है, वो तो है, लेकिन पुराने वाले को एज इट इज चलाते हैं ना, 1010। 2016 में मॉडिफिकेशन जरूर हुई है, लेकिन चूंकि एम्प्लॉय को खुश करने वाली मॉडिफिकेशन है तो जो पहले चल रहा होता है उसको एज इट इज चलाते हैं, और जो मॉडिफिकेशन पे मजीद हमारा एक्सपेंस बनना होता है उसको रिमेनिंग पे बांटते हैं। तो अब हमें यहां से पता चल गया कि यहां पर अब मैं 4000 नहीं 6000 लिखूंगा, तो जो ओरिजिनल वाला है उसको एज इट इज चला लेते हैं। अच्छा, ओरिजिनल वाले को एज इट इज चलाने का मतलब है कि 3 साल, वो तो उस एक्स्ट्रा वाले के लिए साल बढ़ा है, तो ओरिजिनल तो 3 साल वाला ही है। अब ओरिजिनल 2016 के एंड पे खड़े होके कितने एम्प्लॉइज मौजूद हैं? 43। मजीद कितने छोड़ जाएंगे? क्योंकि मैं 2016 में ओरिजिनल वाले को एज इट इज चलाने लगा हूं, तो ओरिजिनल वाले का तो 16 पूरा हो गया। देखें, हमने ना मॉडिफिकेशन में जो नया उसको फेवर किया है उसके लिए 1 साल और बढ़ाया है। तो मॉडिफिकेशन वो जिसमें एम्प्लॉय खुश हो, ओरिजिनल वाले को वैसे ही चलाते रहते हैं। मॉडिफिकेशन में जो एक्स्ट्रा है उसको रिमेनिंग पे लेना है। तो ओरिजिनल चूंकि मैं वैसे ही चलाने लगा हूं, तो ओरिजिनल तो 16 में क्लोज होने लगा है, इसलिए बस जो 16 के एंड पे एम्प्लॉइज हैं बस वही हैं। तो 16 के एंड पे कितने हैं? ये 43 ही आएंगे, ये हो जाएगा 6000 रुपए, वही 600 ही इनटू पूरा 3/3 और इसके साथ अब मॉडिफिकेशन वाले को लाना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन में देखना होता है कि क्या उनको इंस्ट्रूमेंट्स और दिए जा रहे हैं या एक्सरसाइज प्राइस चेंज की जा रही है। अगर इंस्ट्रूमेंट्स और दिए जा रहे हों तो जितने और इंस्ट्रूमेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय उस दिन की पर्ची की फेयर वैल्यू, और अगर एक्सरसाइज प्राइस चेंज की जा रही है तो इंस्ट्रूमेंट्स तो वही हैं, डिफरेंस किसका डिफरेंस? उस पर्ची की वैल्यू मॉडिफिकेशन से जस्ट पहले और मॉडिफिकेशन के बाद। तो मॉडिफिकेशन के बाद पर्ची की वैल्यू बन गई 710 और जस्ट उससे पहले क्या थी? 580। तो ये जो 710 और 580 का डिफरेंस है, ये मैं एम्प्लॉइज लिखता हूं अभी, इनटू 6000। देखें, एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट तो वही रहेंगे। दो चीजें थी, जब एम्प्लॉय को खुश करने वाली मॉडिफिकेशन थी तो दो बातें थी, या तो उसको एक्सरसाइज प्राइस कम करके दे रहे थे या इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा रहे थे। तो इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाने का तरीका यह था कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स और दे रहे हैं इनटू उस दिन की पर्ची की वैल्यू, और अगर एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स तो वही है 6000 प्राइसेस का फर्क। तो उस दिन प्राइस अगर पर्ची की मॉडिफिकेशन ना करते तो 580 है, और मॉडिफिकेशन कर दें तो रुपए मल्टीप्लाई हो जाएंगे 710 माइनस 580 इनटू 3/3 1/2। अच्छा, अब चूंकि ये 1/2 है यानी 16 और 17, तो अब मैं एम्प्लॉइज 43 नहीं लिखूंगा, सिर्फ वो जो 43 में से मजीद छोड़ने की उम्मीद है माइनस वो भी साथ लिखूंगा। जी अच्छा, देखें, इसमें जो शेयर प्राइस की कंडीशन थी, शेयर प्राइस वाली कंडीशन, ये क्या थी? नहीं, कंडीशन थी क्या? 1500 रुपए प्राइस पहुंच जाए। हाँ, नाम इसका मार्केट कंडीशन है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि प्राइस 1500 रुपए तक पहुंच जाए। तो 2016 के एंड पे आके हम खड़े हैं, तो ये तो नहीं पहुंची 1500 तक,
हाँ जी, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हुए भी कहा था और फिर कहा था पास पेपर में दोबारा डिस्कस करूंगा। ये जो मार्केट कंडीशन है ना, इसके अलावा, मार्केट कंडीशन के अलावा जो बाकी सर्विस या कोई और परफॉर्मेंस कंडीशन है, उनका पूरा होना ना होना, हाँ, इसको अफेक्ट करता है। ये 47 में से माइनस क्यों होते जा रहे हैं लोग? क्योंकि जो 3 साल पूरे नहीं कर पाएंगे तो उनको निकाल दिया बीच में से। ये 4 से 0 क्यों हो गया? क्योंकि परफॉर्मेंस कंडीशन ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो मार्केट कंडीशन के अलावा वाली कंडीशन हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा होता है, और अगर अल्टीमेटली पूरी ना हो सके तो फिर वो 0 जैसे ही 0 हुआ। लेकिन जो मार्केट कंडीशन है ना, इसका इस्तेमाल कर लिया होता है उस मॉडल में जिससे ऑप्शन की फेयर वैल्यू निकाली गई होती है। कंडीशन पूरी होगी नहीं होगी, कितने चांसेस पूरी होने के हैं, कितने चांसेस पूरी ना होने, ये ऑलरेडी कंसीडर कर लिया गया होता है। ये बात दोबारा सुनिए, अगर ये मार्केट कंडीशन ना होती तो हम ये पूरे 600 रुपए जो प्राइस यूज कर रहे हैं, अगर ये शेयर ऑप्शंस नहीं, शेयर्स की पर्चियां होती, अगर ये पर्चियां शेयर ऑप्शंस देने की नहीं, शेयर्स देने की होती, तो हम यहां पर कौन सी फिगर्स यूज कर रहे होते? शेयर की प्राइस यूज कर रहे होते। जिन लोगों को नहीं मिलने की उम्मीद होती वो माइनस करते जा रहे होते। अगर किसी साल हमें लगता कि कंडीशन नहीं पूरी हो पाएगी, जैसे ये था, तो साल 0 हो जाता। लेकिन मार्केट कंडीशन के अंदर ये नहीं होता। मार्केट कंडीशन यानी सिर्फ मार्केट कंडीशन की बात कर रहा हूं, उसका पूरा होना नहीं, शायद ना हो सके, ये ऑलरेडी, नींद आ रही है, ये ऑलरेडी क्या, ऑलरेडी फेयर वैल्यू निकालने में यूज होगा। क्या ऑलरेडी? ये ऑलरेडी यूज हो चुकी होती है। कहां? किसकी फेयर वैल्यू? शेयर प्राइस। ये जो शेयर ऑप्शंस वाली पर्ची है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट जिस भी मेथड से हो रही होगी, उसमें मार्केट कंडीशन का पूरा होना ना पूरा हो सकना, उसके चांसेस सब कंसीडर हो गए होते हैं। तो इसलिए मार्केट कंडीशन बेशक पूरी नहीं हो सकी, फिर भी हम इसको 0 नहीं कर देंगे। अब 2016 में नहीं हो सकी मार्केट कंडीशन पूरी। 2016 में शेयर प्राइस कितनी है? हमने तो 1500 की शर्त लगाई थी उनको, तो वो तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी हम इसका पूरा ना हो सकना, हम इसको 0 नहीं कर देते, क्योंकि वो पूरा ना हो सकना या हो सकना, वो सब इस 600 के अंदर हो गया हुआ है कवर। तो मार्केट कंडीशन को अपडेट नहीं कर रहे होते। हाँ जी, 2016 तक मार्केट कंडीशन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड जो पर्ची है उसकी फेयर वैल्यू निकालने में है बस। और वो आपने तो निकालनी नहीं, आपको तो दी होगी फेयर वैल्यू। यानी स्टूडेंट ने मार्केट कंडीशन का कुछ नहीं करना, नहीं इग्नोर करना मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है उसका इस्तेमाल करके 2 फेयर वैल्यूज दी हो, तो आपसे पूछा, आप या आपने डिसाइड करना है कौन सी वाली फेयर वैल्यू लेनी है। एक फेयर वैल्यू ने कहा होगा कि सादी फेयर वैल्यू, और एक के बारे में कहा होगा कि मार्केट कंडीशन का इफेक्ट कंसीडर कर लेने के बाद की फेयर वैल्यू, तो बात सारी रहेगी। तो इसलिए इग्नोर करना नहीं मुनासिब। 2016 तक जी 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 अगर परफॉर्मेंस कंडीशन मार्केट कंडीशन होगी, हाँ हाँ, उसमें तो सिर्फ परफॉर्मेंस की बात है, साथ सर्विस की तो कोई बात नहीं। इस सवाल में वैसे दूसरा पहले पढ़ा था जी जी, इसमें एक सर्विस है, एक परफॉर्मेंस है। हाँ हाँ, नहीं इसमें परफॉर्मेंस मार्केट के अलावा भी है ना। इस सवाल में मार्केट कंडीशन तो है, लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन अदर देन मार्केट कंडीशन भी, वो जीपी परफॉर्मेंस कंडीशन ही तो है। तो इसलिए हम उस जीपी वाली बात को ही उसी की वजह से तो 0 किया था, वरना क्यों 0 करते। 2017, अब 2017 की भी फिगर तो कैलकुलेट होनी है, क्योंकि बहरहाल वो एक्सटेंड हुआ है 1 साल और। अब 2017 की करते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, चूंकि मॉडिफिकेशन के बाद ये चीज तो हम एज इट इज चला रहे थे, ये जो ओरिजिनल वाला था वो तो एज इट इज चला रहे थे ना, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसको तो हम नहीं अपडेट करने लगे। यानी ये तो 43 इंटू 6000 इंटू 600 इंटू 3/3 ही रहेगा। ये अब 2/2 हो जाएगा और लोग भी अपडेट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्या जी? ये नहीं खत्म मतलब गायब थोड़ी हो गया, बैलेंस के अंदर तो है ना। ये हम सीडी बैलेंसेस निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट की फिगर है, सीडी बैलेंसेस हैं। तो ये वाला पोर्शन 1/2 1/3 2/3 3/3 करके पूरा हो गया, तो बैलेंस से थोड़ी निकल गया। हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का ये सीडी बैलेंस निकाल रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस जब तक सेटल नहीं होगा
तब तक ये आता रहेगा क्लोजिंग बैलेंस में। अभी सेटल नहीं हुआ ना, सेटल होगा, चलो जब तक सेटल नहीं होता तो क्लोजिंग बैलेंस में तो मौजूद रहेगा। हम अगर इसका टी अकाउंट बनाए, ईयर 1 खत्म हुआ, सीडी आ गया, वो उधर बीडी बन गया, फिर ईयर 2 खत्म हुआ, सीडी आ गया, फिर इधर बीडी बन गया। अब जब तक सेटल नहीं होता तो ये बीडी सीडी होता रहेगा। तो इसलिए जो हमने इधर ब्लैक में ये वाला काम किया था ये पूरा हो गया था, तो अगले साल क्या ये सीडी से निकल गया होगा। सेटल होना था तो सीडी से निकलना था, तो वो एज इट इज सीडी में तो रहेगा, एज इट इज लिख लिया मैंने, बस कलर चेंज किया, वरना तो एज इट इज लिख लिया ये। और ये वाले को 1/2 से 2/2 बनाना पड़ेगा। और चूंकि गुजर गया 1 साल और, तो हमें एम्प्लॉइज पता चल गए, अब हो गए हैं 42 इंटू 6000 इंटू 130 है इंटू ये 2016 में जब मुसीबत ये किया अगर यही काम 2015 में हुआ होता और वैसे ही पीरियड 1 साल कम हुआ होता तो फिर हम इसको 1 साल कम करते रिमेनिंग वाला वही पर खत्म करते थे उसको। अगर 2015 के एंड पे चेंज हो जाता और पीरियड 1 साल कम हो जाता हाँ तो उसको वहीं पे खत्म कर देते या फिर तो बस 2/2 करके खत्म कर देते, फिर वो 2/2 ही हो जाता। खत्म कर देते से क्या मुराद है, मतलब वहीं पे जो 2/2 कर देते, बस 2016 में वहाँ पे 2/2 कर देते। हाँ जी ठहरे, आप पूछ सकते हो। हमने जो ओरिजिनल था उस ओरिजिनल वाले को एज इट इज चलाया। अब वो जो 1 साल और बढ़ा था उस 1 साल, अच्छा ऑनलाइन वालों के लिए सवाल दोहरा दूं, सवाल ये है कि जब हम 2017 में चले ही गए हैं तो फिर ये 43 से इसको 42 क्यों नहीं कर दिया। नहीं वो तो 2016 में तो जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है ना उसके लिए 2017 तक हम गए हैं, ओरिजिनल वाला तो 16 में क्लोज कर दिया था। तो जब वो 16 में क्लोज कर दिया था तो वो तो मैंने एज इट इज सिर्फ यहां दोबारा लिखा है, दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि सीडी का हिस्सा तो वो रहेगा ना, अपडेट नहीं किया उसको मैंने, सिर्फ उसको दोबारा लिखा है क्योंकि सीडी के अंदर वो इंक्लूडेड है जब तक सेटल नहीं होता, तो इसलिए वो 42 नहीं कर देंगे। 2015 में एक्सपेंस रिवर्स हो गया 2014 वाला सीडी। अभी मैं इनकम स्टेटमेंट बताता हूँ, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आंसर बता दें, आंसर तो लिखे ही नहीं। ये 15 का फिगर तो 0 हो गया, 16 वाला ये पूरा बताइएगा 17.79, चौथा वाला 187.56। ये हो गए एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP और इन्हीं के डिफरेंसेस थे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI बन जाएंगे। और कोई मसला नहीं अगर आप इसको ऐसे कर लें। दो 2014 की फिगर, 15 की फिगर, मकसद तो सिर्फ फिगर्स बताना है ना। तो 14 की फिगर तो वही है 31.2। अच्छा मैं वो अकाउंट बना के BD CD नहीं कर रहा है, इसी का डिफरेंस ही तो है। अब 15 में ये BD है और ये CD है तो सारा रिवर्स हो जाएगा 31.2 नेगेटिव। फिर 16 में 0 BD है, ये CD है। 17 में ये BD है, ये CD है 16 और ये जो इस वक्त सारा काम किया है सवाल में, इसको करना है एक्सप्लेन, जो किया है उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा इसमें अच्छा तरीका ये हो जाएगा कि आप एक एक करके आइटम लेके उसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे ये जो 4000 ये जो एम्प्लॉइज लिए हैं, जो हमने किया है वो एक्सप्लेन करना है। एम्प्लॉइज के साथ हम क्या एक्सप्लेन करें कि हम हर साल के एंड पे आके एम्प्लॉइज का वो नंबर ले रहे होते हैं जो बेस्ट एस्टीमेट है कि इवेंचुअली जो क्वालिफाई करेंगे, तो इसलिए हर साल का हम एस्टीमेट अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते गए। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का ताल्लुक था परफॉर्मेंस कंडीशन जो कि GP वाली थी, तो उसको हमने हर साल की कंडीशन के मुताबिक देखा कि पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। 15 में चूंकि नहीं हो रही थी तो इसलिए उसको 0 कर दिया और जिन ईयर्स में हो रही थी उनको अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए। इसकी बात आप ये बताएंगे कि ये ग्रांड डेट वाली फेयर वैल्यू लेनी थी, इसलिए हमने 600 लिया है। ये पीरियड सर्विस कंडीशन थी, परफॉर्मेंस कंडीशन में जो मार्केट कंडीशन थी उसको इस्तेमाल कर लिया 600 रुपये निकालने में, और जो उसके अलावा वेस्टिंग पीरियड था वो 3 साल था। तो हमने 2015 और 14 में 3 साल वेस्टिंग पीरियड लिया। 16 में हो गई मॉडिफिकेशन, चूंकि मॉडिफिकेशन वो है जो एम्प्लॉय की फेवर में है, तो इसलिए जो ओरिजिनल था वो एज इट इज चला, और जो उस दिन मॉडिफिकेशन का इफेक्ट था उसको फिर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे हमने फैला दिया। ये इसकी सारी तशरीह होगी। मार्केट कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट कंडीशन बताया ना कि मार्केट कंडीशन जो 1500 रुपये की थी, इसका इस्तेमाल फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड निकालने में हो गया।
अच्छा एक और करा देता हूँ, और 2 सवाल होमवर्क कर दें तो आपकी मेहरबानी, अगर 2 मुश्किल लग रहे हैं तो 3 कर दें। हैं बहुत लंबे हैं नहीं सवाल, आप ज़बानी पढ़े हैं। चलो एक कर ले यार, एक सवाल होमवर्क कर लें। नहीं देखें 2 कर देंगे तो अल्लाह भला करे आपका। एक क्वेश्चन 6 और एक क्वेश्चन 5 6। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये अगर आप कर सकें तो देखें ज़बानी ही हैं, डिस्कशन ही है इनमें। अगर कर लें तो अच्छी बात है, डिस्कशन हो जाएगी, नहीं करेंगे तो मैं क्या कर लूँगा। क्वेश्चन 5 और 6 अगर आप कर सकें। एक सवाल कर लेते हैं, मैं एक बोर्ड पे करा देता हूँ बस, फिर ये लेक्चर क्लोज। जून 22 का पेपर शेयर किया था मैंने एक दफ़ा आपसे, जून 22 ग्रुप में शेयर किया था, तो खोल लें फिर। जून 22 नहीं है, बाद में किसी कोई आया था तो फिर से कोई एक शेयर, बस एक ही करे, बारिश ना कर देना, कोई एक ग्रुप में शेयर कर दे। और आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं, मैंने आपके कोर्स में रखा हुआ है, वो मैंने रखा हुआ है IS 36 वाले सेक्शन में कहीं रखा था मैंने। तो जून 22 क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 1, जून 22 क्वेश्चन नंबर 4.1 पढ़ लें, करता हूं मैं। अच्छा खासा मिक्सचर जो है ना इसका, वो IS 12 में पढ़ाऊंगा, उसके साथ मिक्स होता है। अदरवाइज किसी और के साथ मिक्स कर, लीज के साथ क्या मिक्स होगा, तब सेपरेट ही है। अगर आप मिक्स होना ये कह रहे हैं कि एक मल्टीपल IS के सवाल में आएगा, तो वो मल्टीपल IS का सवाल ना मिक्स नहीं होते, बस आप समझ लें 4 IS मिला के एक सवाल बनाया होता है। 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करना होता है, और सबको मिला के एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI बनानी होती है, तो वो मिक्स नहीं है वो। जून 22 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें और रिक्वायरमेंट पढ़ लें। मैं करता हूं बोर्ड पे। इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा है वैसे। हाँ जी, यस सर। जी पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूँ। हाँ जी, 31 दिसंबर 2021 की क्या हो गया? 31 दिसंबर 2021 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, SOFP के भी, SOCI के भी, और अंग्रेजी भी बतानी है? नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशन करके देनी है। अच्छा, बस ये क्या है? इक्विटी सेटल्ड है, कैश सेटल्ड है? इक्विटी सेटल्ड है। अगली बात, इमीडिएटली वेस्ट या वेस्टिंग कंडीशन? हाँ जी, 5 years है कि 3 years है या 1 साल है? तो वेस्ट इमीडिएटली। हाँ जी,
3 साल लेके हर साल 3 साल है, 1 साल है या 5 साल है? 3 साल है, 1 साल है? समझ नहीं, या 5 साल है? तो 5 साल क्या है? 3 साल है, हर साल के एंड पे 1000। वेस्टिंग कंडीशन 3 साल है, 5 साल नहीं है। 5 साल तो नहीं है, क्योंकि 5 साल वाली बात ऐसी है जैसे कोई ऑफर हो और कहे जी ये जो ऑफर है ना सिर्फ बड़ों के लिए, बस बच्चे हैं तो पीछे हो जाए, अलग हो जाए, तो ये सिर्फ बच्चे बाहर निकल जाए। जैसे वो आपको वाले नहीं बाहर निकाल देते कि बात करनी है, मशवरा करना है, बाहर निकाल देते, नहीं निकालते। अच्छा, तो 2021 के शुरू में यानी 1 जनवरी 21 को ये प्लान दिया कि जिन जिन लोगों के 5 साल हो गए हैं, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि जिन जिनके 5 साल होते जाएंगे हर साल उनके लिए ऑफर है, नहीं, बस ये अभी की ऑफर है। जो 1 जनवरी 21 वाले दिन जिन लोगों के 5-5 साल हो चुके हुए थे, ये सिर्फ उन लोगों को कहा जा रहा है, और वो 100 लोग थे उस वक्त, ये पहले पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ है, ये सिर्फ उन 100 लोगों से बात हो रही है। तो वेस्टिंग कंडीशन 5 साल, वेस्टिंग पीरियड 5 साल तो नहीं है, 1 साल है कि 3 साल है? नहीं, वेस्टिंग पीरियड 3 है, 1 साल भी है, 2 साल भी है, 3 साल भी है, यानी हर एम्प्लॉय को 3-3 हजार शेयर्स मिलने हैं। 3,000 कहां से आ गए? हर साल 1,000 मिलते जाएंगे, तो जो एम्प्लॉय 3 साल तक टिका रहेगा उसको एक्चुअली 3,000 शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग ऑफर्स हैं, 1,000 शेयर्स की ऑफर है 1 साल वेस्टिंग पीरियड, फिर 1,000 शेयर्स की ऑफर है 2 साल वेस्टिंग पीरियड, फिर एक और 1,000 शेयर की ऑफर है 3 साल वेस्टिंग पीरियड। ये कहां लिखा है? पहला पैराग्राफ, 5 साल जिनकी सर्विस हो चुकी हुई है, ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है, इसमें कोई इख्तलाफ, या मजीद 5 पूरे करने की बात हो रही है? नहीं, ये हैं ही वो बड़े बालिग लोग जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं, ये उन्हीं से बात हो रही है, वो 100 हैं। अब उनसे बात क्या हो रही है? अंडर दी स्कीम ईच एम्प्लॉय विल बी इशूड 1,000 शेयर्स एट एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years. देयर आर नो कंडीशंस अदर देन क्या? कंटिन्यूअस सर्विस टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स, कि जब शेयर इशू होने उस वक्त तक उसका मौजूद होना जरूरी है। तो जो पहले साल के एंड पे 1,000 शेयर्स मिल जाने हैं, तो उसके लिए क्या शर्त हुई? 1 साल की सर्विस, और वो जो दूसरे साल के एंड पे 1,000 मिलने हैं 2 साल की सर्विस, और वो जो तीसरे साल के एंड पे 1,000 मिलने हैं 3 साल की सर्विस। तो 3 अलग अलग इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शन हैं, यानी ये 3 अलग अलग सवाल है। बस यही ट्रिक थी इसमें, बाकी तो 3 सवालों की कैलकुलेशन करनी है सिंपली। तो इसमें यही ट्रिक थी कि 3 अलग अलग सवाल है, क्योंकि हर साल 1,000 शेयर्स हैं और वो उस साल के एंड पे मिलेंगे तब, अगर वो तब तक रुका होगा, और ये सारी गिनती 1 जनवरी 21 से शुरू हो रही है। तो जो आज से 3 साल बाद शेयर्स मिलने हैं उनके लिए 3 साल रुकेगा तो वो मिलेंगे। तो ये 3 अलग अलग इक्विटी सेटल ट्रांजेक्शंस हैं, जिनमें से एक का 1 साल पीरियड है, एक का 2 साल है और एक का 3 साल है। ये बात अंग्रेजी पढ़ के ना समझ आ रही हो किसी को? हाँ जी, बस आगे तो अब इसकी कैलकुलेशन ही हैं। हाँ करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन वो 3,000 शेयर्स के साथ नहीं होगा, 1,000 के साथ 1/1 होगा, 1,000 के साथ 1/2 होगा, और 1,000 के साथ 1/3 होगा, क्योंकि सवाल आपसे सिर्फ 2021 का पूछा है। सवाल कितने साल की स्टेटमेंट्स मांगी हैं? सिर्फ 2021, तो सिर्फ 2021 के सवाल की बात हो रही है। तो वो सेटलमेंट ट्रांजेक्शन जिसमें वेस्टिंग पीरियड सिर्फ 2021 का है, वो तो 21 में पूरा हो गया, और जिसमें वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है उसमें 1/2 हो गए, और जिसमें वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है उसमें 1/3 हो गए। तो 2/3 नहीं होना किसी में भी। तो हमने इसको 3 अलग अलग सवाल समझ के सॉल्व करना है, तो होंगे सवाल, बड़ा मिक्स कर जाएंगे जी। कौन सी? पहले साल 1,000, अगले साल 2,000 नहीं, अगले साल 2,000 कब है? वो कह रहे हैं कि 1,000 पहले भी तो मिल रहे हैं, उसके बाद 2021 के एंड पे 1,000 मिल गए, 22 के एंड पे 1,000 और मिलेंगे, 23 के एंड पे 1,000 और मिलेंगे, 2,000 कब मिलेंगे? नहीं, आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने 3 साल ठहरना है, तो उसको, हाँ उसको अल्टीमेटली 3 मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के लिए शर्त अलग है। 2021 गुजारेगा तो 2021 वाले 1,000 मिलेंगे, फिर 2022 गुजारेगा तो ज़ाहिर है 21 और 22 गुजारेगा, दोनों तो मिलेंगे ना, तो उनका 2 साल वेस्टिंग पीरियड है। फिर जो 23 में 1,000 मिलने उनके लिए 23 तक रुकेगा तो 1,000 मिलेंगे ना, तो उनमें 3 साल वेस्टिंग पीरियड है। तो 3 अलग अलग सवाल समझ के सॉल्व करेंगे तो हैंडल होंगे। क्या जी समझ नहीं आई?
हाँ अभी तो IFRS 2 तो कर दूँ मैं। क्या जी? बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन हमने जो नेक्स्ट 1000 शेयर है वो तो तब शुरू करना है ना, अगर वो अपना 1 साल पूरा करके दूसरे साल भी पूरा करेंगे। हाँ जी। तो ग्रांटेड वाली प्राइस आनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन करने तो 1 साल बाद है। तो तभी तो वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। ठीक है। 2021 के एक्सट्रैक्ट्स पूछे हैं। 2021 में 3 तरह की सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस को लेके चल रहा हूं। पहले सिर्फ वो जो 2021 के एंड पे ही मिल जाएंगे, तो वो तो 2021 एंड होने पे दे दिए होंगे, या उस पैसे से लेने उससे। ये शेयर ऑप्शंस की पर्ची दे रहे हैं कि शेयर्स, तो 2021 के एंड पे तो उनको 2000 शेयर्स दे दिए होंगे, तो वो तो शेयर्स ही दे दिए। मैं दिखाता हूं करके, जो 2021 वाले 1000 शेयर्स हैं, कितने लोग फाइनली 2021 के एंड तक मौजूद रहे? 95, क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि शुरू में बेशक उसको लगता था कि 100 के 100 रुकेंगे, लेकिन 5 लोग छोड़ गए, तो 2021 के एंड पे जो 1000 मिलने वाले थे वो 95 लोगों को मिले। रुपए कौन से? ग्रांट डेट वाले 240, और इनके लिए वेस्टिंग पीरियड बस सिर्फ यही 2021 वाला साल था। तो 2021 वाले शेयर्स की ऑफर में अमाउंट बन जाएगी 22.8। अच्छा, चूंकि ये शेयर इशू हो गए, तो देखिए इक्विटी में शेयर कैपिटल आ जाएगा, और शेयर कैपिटल आएगा 95,000 शेयर्स, और फेस वैल्यू 50 रुपए 4 पॉइंट, और जो डिफरेंस है वो प्रीमियम। $22.8 minus 4.75, 18.05। ये नहीं, शेयर ऑप्शंस नहीं है, देने शेयर्स ही हैं। अभी ये मैंने कौन सा लिखे हैं? 2021 वाले शेयर्स हो गए, 2021 वाले 1000 शेयर्स ओके। अब हम 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खड़े हैं, वो 1000 शेयर्स की पर्चियां जिनके शेयर 2022 में मिलने, उनका वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, उसमें से एक गुजर गया है। तो जो 2022 वाले शेयर्स की ऑफर है, 22 में कितने लोग मौजूद रहेंगे? 21 में 5 लोग छोड़ गए, और अभी हमें लगता है कि 22 में छोड़ जाएंगे 4, और 23 में छोड़ जाएंगे 3, तो 5 छोड़ गए, 100 में से 4 और छोड़ जाएंगे, और 3 और छोड़ जाएंगे, तो 3 भी तो छोड़ जाएंगे। वो 2023 वाली ऑफर के लिए, हम सिर्फ 2022 वाले 1000 शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 छोड़ गए और 4 और छोड़ जाएंगे, यानी 91। ये 2022 वाली ऑफर का अलग सवाल है, रुपए इंटू 1/2, 91 या 1/2, टोटल 100 थे। 2021 में कितने छोड़ गए? 5, 95 रह गए। 2022 एंड होते होते तक 4 और छोड़ जाएंगे। तो ये वाले जो 1000 शेयर्स की ऑफर है, ये इतने लोग जीतेंगे, और इन वाले 1000 शेयर्स का वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। अगले साल वाला कौन सा? कौन से एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज लेते हैं हम लोग, जो अल्टीमेटली ये नाम जीत जाएंगे? हाँ ना। तो ये नीले वाले ऑफर के वेस्टिंग पीरियड एंड कब होगा? 2022 के एंड पे। तो 23 के छोड़ने वाले लोगों से क्या ताल्लुक? 1/2 क्यों लिखा है? इस नीली वाली ऑफर का वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2 साल। 1 जनवरी 21 को 3 ऑफर्स कर दी गई थी। 1 साल गुजार लो 1000 शेयर्स मिल जाएंगे, 2 साल गुजार लो 1000 और मिल जाएंगे, 3 साल गुजार लो 1000 और मिल जाएंगे। तो वो जो 22 में 1000 और मिलने हैं, उनका वेस्टिंग पीरियड 2 साल है जी। हाँ, 2021 में खड़े हैं जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
ये जो 21 में लोगों को 1000 शेयर्स मिल गई, ये तो शेयर्स इशू हो गए ना। ओ एक मिनट ठहर जाना यार। हाँ जी, अच्छा अभी इस वक्त 2021 वाला ठीक है। यहाँ पर 2021 वाला मैं पहले पूरा क्लोज कर लूँ ना, 2023 वाली ऑफर, फिर 22 का भी देखते हैं कि 22 होता तो क्या करते हैं। नीली वाली फिगर, अब इस नीली वाली फिगर का आंसर क्या बना है? 10 पॉइंट। 2021 में खड़े हैं और वो ऑफर के जो 3 साल तक रुकेगा 1000 और मिल जाएंगे। अब उसके लिए कितने लोग छोड़ जाएंगे? 3 और, यानी 80। तो एंड ही देखा है ना, ऊपर वाले का एंड क्या है? तो 22 के एंड तक हम 23 में छोड़ने वाले लोगों को क्यों कंसिडर करें? 1 जनवरी 21 को 100 लोग हैं, 31 दिसंबर 21 तक 5 छोड़ गए, 31 दिसंबर 22 तक आया नहीं है, हमें उम्मीद है कि 4 छोड़ जाएंगे, 31 दिसंबर 23 हमें उम्मीद है कि 3 और छोड़ जाएंगे। तो 21 वाली ऑफर के लिए ये लोग, 22 वाली ऑफर के लिए ये लोग, 23 वाली ऑफर के लिए ये लोग। हाँ भाई मुझसे पूछ लें, है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सेम नॉनसेंस बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा जो कहानी मैंने सुनाई है वो समझ आई कि वो भी नहीं समझ आई? वो भी नहीं समझ आई, किसी को भी नहीं समझ आई। हमने अपने एम्प्लॉइज को जो 1 जनवरी 21 पे मौजूद हैं, उनको हमने 1000 शेयर्स हर साल देने का वादा किया है। वो जो उनको दूसरे साल के एंड पे शेयर्स देने हैं, वो शर्त है कि वो 3 साल नौकरी करेंगे तो दूसरे साल शेयर मिलेंगे। हर साल के एंड पे 1000 मिलते जाएंगे। तो पहला साल जब एंड होगा तो 1000 शेयर्स उनको देंगे या उनसे कहेंगे 22 और 23 भी गुजारो। तो फिर इसी तरह जब 2022 भी गुजर जाएगा तो 1000 शेयर्स और देंगे या पिछले 1000 भी वापस ले लेंगे, 23 की शर्त लगाएंगे। तो ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं और इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है। जो शेयर्स 31 दिसंबर 21 पे देने हैं वो उन लोगों को मिलेंगे जिन्होंने 1 साल वहां तक गुजार लिया होगा। अच्छा सारे वादे कब हो गए हैं? 1 जनवरी 21। तो वहीं से गिनते हुए देख रहे हैं कि जो हमने 1 जनवरी 21 को कह दिया कि जो लोग इस दिन मौजूद होंगे उनको 1000 शेयर्स मिल जाएंगे, जो इस दिन मौजूद होंगे उनको फिर 1000 शेयर्स मिल जाएंगे, जो इस दिन मौजूद होंगे उनको फिर 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। ये सारे के सारे इनफैक्ट 3 वादे पहले दिन हो गए हैं। अब ये तीनों अलग अलग वादे हैं। तो ये वाला वादा, इसका वेस्टिंग पीरियड 1 साल, इस वादे का वेस्टिंग पीरियड 2 साल, इस वादे का वेस्टिंग पीरियड 3 साल। तो ये 3 अलग अलग वादे हैं, 3 अलग अलग सवाल हैं। ये जो काला नीला और लाल वाला ऑफर है ये आपस में लिंक्ड है, यानी जिसने 2022 में 1000 शेयर लेने हैं उसको ये कहा गया है कि तुम 1 साल और नौकरी करोगे तो हम तुम्हें ये वाले भी शेयर देंगे। 3 अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, कैफ, सीफैप, एमएसए। सीफैप पास तो पास, उसका रिजल्ट नहीं रोकेंगे, पहले एमएसए पास करो तो फिर सीफैप का रिजल्ट मिलेगा। ये 3 अलग अलग ऑफर हैं। हाँ जो एमएसए पास, यकीनन वो कैफ भी पास करके आया है, सीफैप भी पास करके आया है, तभी एमएसए तक पहुंचा है। यानी अगर आप उस इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसको 3000 शेयर्स मिल रहे होंगे। लेकिन इन लाल वाले 1000 शेयर्स लेने के लिए, नहीं सॉरी, नीले वाले 1000 शेयर्स लेने के लिए यह शर्त नहीं थी कि 1 साल नौकरी और करोगे तो तुम्हें ये 1000 भी मिलेंगे और वो 1000 भी मिलेंगे। 1 जनवरी 21 पे खड़े होके हमने अभी 1 जनवरी 21 पे ही ऐलान किया है। हम 1 जनवरी 21 को ऐलान कर रहे हैं कि जो लोग 31 दिसंबर 21 को मौजूद हुए यानी 1 साल, उनको 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। हम 1 जनवरी 21 पे ही ऐलान कर रहे हैं। परेशान हो गए यार।
कितनी सी बात आप कर रहे हैं? 1 जनवरी 21 पे ही ऐलान कर रहे हैं कि जो शख्स 31 दिसंबर 22 तक रुकेगा उसको 1000 शेयर और मिलेंगे। बीच में बात बदल गई थी, वरना मैं आधी बात पहले कर चुका था। दोबारा 1 जनवरी 21 को ऐलान किया कि जो लोग 31 दिसंबर 21 तक रुकेंगे उनको 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। इस वादे का वेस्टिंग पीरियड 1 साल। ये वो 1 साल पूरा हो गया, इसलिए 1 by 1 भी नहीं लिखा मैंने। 1 जनवरी 21 को ही ऐलान किया कि जो 31 दिसंबर 22 तक भी रुका हुआ उसको 1000 और मिल जाएंगे। ये ऐलान 1 जनवरी 21 को ही हो रहा है। अब इस नीले वाले वादे के लिए वेस्टिंग पीरियड इसलिए 1 by 2 किया, क्योंकि अभी गुजरा सिर्फ 21 है। अभी गुजरा सिर्फ 21 है। अभी कहां एंट्री की है 2022 की? हम 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं। यार मैं तो खुश था कि मैंने IFRS 2 खत्म कर दिया है, तो उलझ गया मैं आके। अच्छा चलो पहले उसको मुतमईन कर लूं। 1 जनवरी 21 पे खड़े हैं, टाइम जाया कर रहा हूं, सारे लोग सुना करने बाद। 1 जनवरी 21 पे ही वादा किया है कि जब 31 दिसंबर 22 वाले दिन भी जो लोग मौजूद हुए उनको 1000 नीले वाले शेयर्स और मिलेंगे। तो इन नीले वाले शेयर्स के लिए वेस्टिंग पीरियड 2 साल है। वो कौन से 2 साल हैं? 2021 और 2022। हम इस वक्त 2021 के अकाउंट बना रहे हैं, तो 1 गुजरा है आउट ऑफ 2, ये 1 by 2 हो गया। तो 1000 उनको 2021 में दे दिए ना, उनकी अलग अकाउंटिंग, उनका अलग हिसाब हो गया। अब सिर्फ उन नीले वाले शेयर में तो रंग भी इसलिए अलग रखे हैं, हम इन नीले वाले शेयर्स की बात कर रहे हैं जो 2022 में मिल रहे हैं। काले वाले शेयर्स 2021 में मिल चुके, अब 2022 में नीले वाले शेयर्स मिल रहे हैं। और इन नीले शेयर्स का वादा भी 1 जनवरी 21 का है। 31 दिसंबर 23 को लाल शेयर्स मिल रहे हैं, उनका वादा भी 1 जनवरी 21 को किया था। ये 3 अलग अलग रंग बिरंगे वादे किए थे, ये सारे अलग अलग हैं। तो जो 31 दिसंबर 23 पे शेयर्स देने का वादा है, लाल वाला वादा, वो भी किया 1 जनवरी 21 को ही है। लेकिन किन लोगों को ये 1000 लाल वाले शेयर्स मिलेंगे? जो 3 साल रहेंगे। तो इसलिए इस लाल वाली कैलकुलेशन के लिए उन 3 में से 1 गुजर गया। ठीक है? हाँ भाई, आपको सेंस बन रही है कि अभी भी नॉन सेंस है? हाँ भाई शहजादी बता क्या? तो 2021 पे ये 3 लायबिलिटीज आएंगी इकट्ठी करके, ठीक है? लायबिलिटीज का वर्ड ना बोलो यार। पहले 21 क्लोज कर लें, अभी 22 में ना जाएं। अभी पहले 21 क्लोज कर लें। हम 2021 के एंड पे खड़े हैं, अभी 22 नहीं आया है। असल में तो आ गया ये सवाल में, अभी हम 21 में खड़े हैं। अभी इस 21, ये लाल वाली फिगर क्या बनी? 7.28। 2021 के एंड पे ये फिगर तो कैपिटल प्रीमियम में कन्वर्ट हो गई, जबकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड के नाम से ये फिगर्स अभी भी एक अलग से अकाउंट में आ रही होंगी। ये से 0.4 है, तो इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कह लें। आई कैप के सोल्यूशन में शेयर ऑप्शंस का वो नहीं, ऐसी को वर्ड लिखा हुआ था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कह लें। ये बन गए 10.92 प्लस 7.04 17.96। और इन सब का डेबिट एम्प्लॉय कॉस्ट, इन सब का टोटल। ये बेशक शेयर इशू हो गए, लेकिन है तो ये वही जो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट है। तो इन सब का टोटल मिला के एम्प्लॉय कॉस्ट एसओसीआई में जाएगा कितना? 40.76। वो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में आ जाएगा। हाँ, आई कैप के सोल्यूशन में यहाँ शेयर स्कीम के नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, शेयर स्कीम। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कह रहे हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में आखिर ही हो गया यार, आज तो कमाल ही हो गया। पेपर चेक होगा, उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड समझ आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। यानी उसको ये फिगर्स भी नजर नहीं आ रही होंगी, उसको ये इक्विटी हेडिंग भी नजर नहीं आ रही होगी, उसको एसओएफ भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो ये वर्ड समझने में कंफ्यूज हो जाएगा और नंबर काट लेगा।